दोस्तों 30 अक्टूबर 2022 गुरुग्राम पालम विहार इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम है धर्मेश यादव एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा था और उस बिल्डिंग में वो 30 तारीख को सोने गया था। उसी दिन रात को लगभग 2 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और सोते हुए धर्मेश यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस दिन धर्मेश यादव के साथ एक वर्कर भी सो रहा था जिसको वो नहीं मारते, जिसके बाद पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद जो व्यक्ति सो रहा था धर्मेश यादव के साथ उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हम सो रहे थे, 2 अज्ञात व्यक्ति आए जिन्होंने धर्मेश जी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और तुरंत वहां से फरार हो गए। जाहिर सी बात है, जब कोई मौजूद होगा तो चेहरा छुपाएंगे, वो चेहरा छुपा करके वो वहां से फरार हो गए। इसके बाद जो पुलिस है धर्मेश यादव के घर वालों से पूछताछ करती है, क्योंकि देखो कोई भी अपराध होता है तो कोई कारण होता है उस अपराध को करने के पीछे। तो फिर पुलिस पूछती है कि क्या धर्मेश यादव की किसी से कोई रंजिश है, किसी से कोई विवाद है, कोई झगड़ा हुआ है उसका लेटेस्ट, या कोई पुराना कोई झगड़ा है, आपको किसी पर शक है? तो इन सभी सवालों का जवाब उसके परिवार वाले देते हैं कि नहीं, ना कोई रंजिश थी, ना कोई झगड़ा हुआ है और ना ही हमें किसी पर शक है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यह मुश्किल हो जाता है 135 करोड़ लोगों में से ये फाइंड आउट करना कि वो अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने गोली मारी धर्मेश को वो कौन है। तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर 2 अज्ञात व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर में आए थे, लेकिन उस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। अब और समस्या बढ़ जाती है कि भाई डिजायर के नंबर नहीं है तो कैसे पता करें कि वो गाड़ी कौन सी है। पुलिस पूछताछ करती है घर वालों से कि ये जो धर्मेश यादव है वो कब से यहां पर सो रहे हैं। तो पुलिस को घर वाले बताते हैं कि 3 दिन, ये मतलब आज तीसरा दिन था उसका, वो तीसरे दिन यहां पर सोने आया था लगातार। तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है पुलिस के मन में तो ये शक उत्पन्न होता है कि यार एक व्यक्ति 3 दिन से ही यहां पर सोना स्टार्ट किया है, जो मारने वाले हैं क्या वो रेकी कर रहे थे धर्मेश यादव की, और या फिर दूसरा एंगल ये है क्या कोई करीब ही है धर्मेश यादव का जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है। क्योंकि ये बात कितनों को पता होगी कि धर्मेश यादव फला बिल्डिंग के अंदर आकर के सो रहा है, लेकिन किसी करीबी पर पुलिस अचानक एकदम से शक नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो एक तरीके से उन लोगों पे शक करना है जो उसी के परिवार के हैं। तो इसलिए प्रूफ कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पुलिस के लिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर जो धर्मेश यादव का करीबी है उस पर शक करती है पुलिस, तो बिना शक के, बिना प्रूफ के शक करना भी गलत हो जाता है, उसके खिलाफ बात चली जाती है। आपने देखा होगा माहौल पुलिस के अगेंस्ट होने में 2 मिनट लगते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है धर्मेश यादव के परिवार के बारे में मुखबिरों से। यह मुखबिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है पुलिस की हर इन्वेस्टिगेशन में। तो मुखबिर से सूचना मिलती है कि जो धर्मेश यादव है उसकी वाइफ का नाम है नीतू यादव, उसके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, विवाद होते रहते हैं इनके बीच। तभी इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को कि जो धर्मेश की पत्नी है उसको शक था धर्मेश के ऊपर कि उसका चरित्र ठीक नहीं है। इसके अलावा पुलिस को एक अहम इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो धर्मेश की पत्नी है नीतू यादव, उसका किसी बबलू खान नाम के व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध है। पुलिस के लिए क्या था, जब पुलिस को किसी की तरफ से कोई लीड मिलती है, किसी के खिलाफ कोई लीड मिलती है, चाहे वहां से कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो चेक जरूर करती है। जाहिर सी बात है इतना पुलिस के लिए पर्याप्त था। उस महिला के, यानी जो धर्मेश यादव की पत्नी है, उसके बारे में बैकग्राउंड को उसको चेक करना, उसके बारे में कि इसका क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस अपराध में चेक करना। तो पुलिस
कॉल डिटेल्स चेक करती है जो धर्मेश की पत्नी है उसकी। 30 तारीख को जो धर्मेश की पत्नी है उसने किस किस को कॉल किया, किस किस से बात हुई, इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और उससे पहले 29 तारीख को या उससे पहले किससे बात की गई। जब वो कॉल डिटेल्स चेक करते हैं तो एक नंबर हाईलाइट होता है जो कि बबलू खान का नंबर है जिस पर वो बातचीत कर रही है। जब पुलिस उस नंबर की इंफॉर्मेशन लेती है, जाहिर सी बात है नाम भी आएगा, कॉल लोकेशन भी आएगी, तो पता चलता है पुलिस को कि बबलू खान के नंबर ये हैं। अब घटना वाले दिन और उससे एक दिन पहले क्या पत्नी ने बबलू खान से बात की थी, ये चेक करना। इसको चेक करने के बाद बबलू खान किससे बात कर रहा है उसको चेक करना। बबलू खान एक व्यक्ति से बात कर रहा है जिसका नाम मोइनुद्दीन है। और अब ये जो घटना जिस दिन हो रही है ये नंबर एक्टिव हैं, पुलिस ये टेक्निकल वर्क कर रही है। नंबर बता रहे हैं एक्टिव दिल्ली की बॉर्डर पे आने के बाद दोनों नंबर हो जाते हैं बंद, क्योंकि पुलिस के पास तरीका है कि बबलू खान का नंबर एक्टिव है, ठीक है। अब बबलू खान का नंबर दिल्ली बॉर्डर पे आने के बाद बंद हो रहा है, तो बबलू खान का जो नंबर एक्टिव है इस दौरान बबलू खान के नंबर के आसपास और अन्य कितने नंबर एक्टिव है। एक और नंबर एक्टिव है जो कि मोइनुद्दीन का है। इंफॉर्मेशन मिल गई दोनों के बारे में कि भाई ये नंबर जो हैं फला व्यक्तियों के एक्टिव है जो कि बंद हो जाते हैं दिल्ली बॉर्डर पर। बबलू खान जो है वो यूपी का निवासी है और जो मोइनुद्दीन है वो भी यूपी का निवासी है। दिल्ली बॉर्डर पर आकर के उन्होंने नंबर को ऑफ कर लिया। इसके बाद पुलिस को पूर्ण रूप से शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन दो व्यक्तियों का रोल है। टीम गठित की जाती है दोनों को उठाने के लिए। लोकेशन को भी ट्रेस किया जाता है, क्यों नंबर परमानेंट तो बंद नहीं होने, वो पर्सनल नंबर थे, जाहिर सी बात है चालू करना है उनको। तो पुलिस जो अपना नो योर कस्टमर केफ होता है, जो आप आईडी प्रूफ देते हैं जब कोई सिम उठाते हैं, उसके आधार पर फला व्यक्तियों के क्षेत्र में जाती है और वहाँ जाकर के पुलिस के पहले हत्थे चढ़ता है मोइनुद्दीन। दोनों तरफ टीम में बनाई जाती है, मोइनुद्दीन के लिए अलग टीम बनाई जाती है और बबलू खान के लिए अलग से टीम बनाई जाती है। अब बबलू खान को क्या पता कैसे पता चल गया होगा जो कि पुलिस को नहीं मिलता। मोइनुद्दीन जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। मोइनुद्दीन को पुलिस उठा करके लेके आती है थाने पर और थाने पर ला करके मोइनुद्दीन से पूछताछ करती है, सख्ती से मोइनुद्दीन से पूछताछ करती है। तो मोइनुद्दीन तोते की तरह, जो कि पुलिस के सामने कोई भी अपराधी हो तोते की तरह ही बोलने शुरू कर देता है। वो पुलिस को आता है बुलवाना, तो वो बोलता है कि साहब ये जो अपराध जो घटना हुई है ये मैंने और बबलू खान ने की है। और किसके कहने पे की है? ये कहने पे की है पत्नी की, धर्मेश की। धर्मेश की पत्नी नीतू यादव के कहने पर हमने इस घटना को अंजाम दिया है। तो उसके बाद जब इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई तो पत्नी की गिरफ्तारी तो बनती है। तुरंत पुलिस धर्मेश यादव की पत्नी को भी जाकर गिरफ्तार कर लेती है। अब धर्मेश यादव की पत्नी से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि मेरे पति के अवैध संबंध हैं और मेरे घर में जो नौकरानी थी उससे भी इसके अवैध संबंध थे जिसको मैंने निकाल दिया था। इस कारण से हमारे बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। तो पुलिस पूछती है कि बबलू खान से आपकी जान पहचान कैसे हुई? तो नीतू बताती है कि जो बाद में दूसरी नौकरानी लगवाई हमने, उस नौकरानी ने मेरी जान पहचान कराई थी बबलू खान से। इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। देन उसके बाद मैंने और बबलू ने मिलकर के प्लान किया कि हम धर्मेश को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, यानी शादी कर लेंगे। अब दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रही है? नीतू यादव दे रही है पुलिस को। और पुलिस ने इंटरव्यू में यह बात भी बताई है न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कि पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया था कि जो इसकी पत्नी है उसने बबलू खान को 65 तोला सोना दिया है इस काम को करने के लिए। यानी हम कहें कि 65 तोला सोने की सुपारी दी गई थी धर्मेश यादव को मारने के लिए। इस तरीके से पुलिस ने इस मामले को क्रैक किया, क्योंकि ये जो टेक्निकल पॉइंट है आमतौर पर पुलिस एक्सप्लेन नहीं करती है लोगों के बीच। कोई अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, गलती तो करता है।
अगर कोई इस तरीके से अपराध कर रहा है कि रात को 2 बजे कोई बंदा सो रहा है और कोई आकर के गोली मार करके चला जा रहा है, कॉमन सेंस की बात है, कोई ना कोई वजह तो होगी। अगर वो कुछ लेकर के नहीं जा रहा, यानी उसको सुपारी दी गई थी, जो बंदा आया मारने के लिए सुपारी किलर थे वो। अब सुपारी कौन दे सकता है? कोई जिससे रंजिश हो। पुलिस के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई कि साहब उसकी रंजिश हो, कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हुआ हो, यानी किसी करीबी ने इस मामले को करवाया है या इस अपराध को करवाया है। पुलिस ने इंटरव्यू में बताया कि हमें पहली ही नज़र में शक हुआ था कि ये किसी करीबी व्यक्ति का इस मामले में हाथ हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर हम किसी पर शक नहीं कर सकते, इसलिए हमने मामले को पहले क्रैक कर गया, यानी पहले हमने जो एविडेंस है, वो तथ्य जो हैं वो कलेक्ट किए, उसी के बाद हमने इस जो धर्मेश यादव है उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, शातिर कितना ही हो, कोई अपराधी गलती तो वो करता है। अब सोचो कि उसने, पुलिस ने किस तरह से मोइनुद्दीन तक को पकड़ लिया, जिसका तो कोई डिटेल ही नहीं थी किसी के पास, लेकिन बबलू खान का कॉन्टेक्ट था उससे, और जो कॉल लोकेशन है, CDR है, उसके माध्यम से मोइनुद्दीन को उठाने के बाद सारी गुत्थी सुलझ गई। आज की तारीख में ये दोनों, जो नीतू यादव है और मोइनुद्दीन है, वो जेल के अंदर है, और जो बबलू खान है वो फरार चल रहा है। इन्होंने जो अपराध किया है वो 302 IPC का, जिसमें इनको मृत्यु दंड से भी दंडित कर सकता है कोर्ट, या आजीवन कारावास की सजा भी दे सकता है, इससे कम नहीं देगा 302 में। और सेक्शन 34 जो इन दोनों ने किया, माना जाएगा कि नीतू ने भी वही काम किया। सेक्शन 34 में उनका सामान्य आशय था और अपने आशय को उन्होंने पूर्ण किया, उस काम को कर जो वो काम करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इन तीनों पर ये दोनों धारा लगने वाली हैं, और साबित होने पर कोर्ट जो है इस आधार पर सजा भी दे सकता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।